हेलो फ्रेंड, गुरुकुल बीएन एकेडमी में आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग जेएसएससी सीजीएल का जो क्रैश कोर्स या बोलिए या क्विक रिवीजन बोलिए, जिस तरीके से चल रहा है हम लोग उसी कड़ी में आगे देखते हैं। पेपर 3 का जो सेगमेंट चल रहा है उसी को देखते हैं। साथ ही साथ आपका नागपुरी का भी चल रहा है। और इसमें जैसा कि आप लोग जानते हैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गया है तो आप लोग डाल्टनगंज में आबादगंज में सेंटर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रांची में रातू रोड में फोकस लाइब्रेरी है, वहाँ पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग देख के टेस्ट सीरीज दीजिए और साथ ही साथ जो भी नोट्स वगैरह आपको चाहिए वो भी सारा अवेलेबल है, तो आप लोग उस पर फोकस कीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट। और फ्रेंड एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, साथ ही साथ इसका जो चाहिए जिस तरीका से आप लोग को बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट उठाइए, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तो चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। देखिए, लिपि का उद्भव कैसे हुआ। लिपि का उद्भव और विकास के बारे में हम लोग जानते हैं कि लिपि क्या है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका रहता है जेएसएससी में, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए उसमें देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि लिपि का उद्भव। तो लिपि किससे बोलते हैं। तो देखिए, किसी भी भाषा को व्यक्त करने के लिए उसे लिखने की जरूरत पड़ती है। तो लिखने के लिए जो भी जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना, उसी को लिपि कहा जाता है, उसको लिपि कहा जाता है। तो ये बोल रहा है किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। लिपि जो है, लिपि ध्वनि को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। लिपि जो है ध्वनि को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। साथ ही साथ सभी भाषा का कोई ना कोई लिपि होता है, ठीक है। आप जैसे कि देख लेंगे हड़प्पा सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक लिपि था। तो आप देखें, कुछ न भले ही वो आज नहीं पढ़ा गया है, लेकिन उस समय के जो लोग थे उसको पढ़ लिया करते थे। तो कहीं ना कहीं इसका लिपि आपका हड़प्पा सभ्यता से आया। साथ में आपका वैदिक पीरियड आया तो वहाँ पे लिखा, मतलब कुछ का लिखावट नहीं मिलता है, यानी कि श्रुति जन्य उस समय था, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक वो सिर्फ कानों से सुना हुआ, मुंह से बोला हुआ, कानों से सुना हुआ परंपरा चलते आया था। चलिए हम लोग देखते हैं कि लिपि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्राह्मी लिपि के बारे में। देखिए, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ब्राह्मी लिपि के बारे में देखेंगे कि देखिए, ब्राह्मी लिपि जो है, ब्राह्मी लिपि दो शैली में टूटा। ब्राह्मी लिपि जो था वो दो शैली में टूटा, एक उत्तर शैली, दूसरा दक्षिण शैली। उत्तर शैली और दक्षिण शैली। उत्तर शैली दक्षिण शैली कहने का मतलब है कि देखिए ये भारत है आपका, ठीक है, ये भारत है आपका। तो मान के चलिए भारत का ये आपका कर्क रेखा है, तो यहाँ से उत्तर और दक्षिण यानी विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत के पास ही क्या होता है आपका उत्तर भारत और दक्षिण भारत यहाँ से बढ़ता है। तो उत्तरी शैली यानी कि जो उत्तर भारत की जो भी भाषाएं हैं और उनको उससे लिखने के लिए, उन भाषाओं को लिखने के लिए जिस लिपि का प्रयोग किया गया इसको उत्तरी शैली बोल दिए। और दक्षिण भारत में जो भी भाषाएं थी उनको लिखने के लिए कौन सी, तो दक्षिणी शैली हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, तो उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली। तो दक्षिणी शैली की जो भाषा हुई वो द्रविड़ भाषा परिवार कहलाई, द्रविड़ भाषा परिवार कहलाई। तो अब आप बताइए कि झारखंड में ऐसी कौन सी भाषा है जो द्रविड़ भाषा परिवार से है। कल का लेक्चर में भी आप लोग को बताया गया था। तो द्रविड़ शैली, इसमें देखिए उत्तर शैली, तो इसको द्रविड़ शैली थी, इसको नांदी लिपि भी कहा गया, ठीक है। नांदी लिपि भी कहा गया इसको। उसी तरीके से उत्तर शैली में जब जाते हैं तो उत्तर शैली में आपका गुप्त शैली आई, ठीक है, गुप्त शैली आई। तो वही गुप्त शैली आपका चौथी पांचवी शताब्दी में, जैसा कि बोले गुप्त काल का जो पीरियड था उस समय में जो शैली का विकास हुआ
वो उत्तर शैली से आपका गुप्त शैली हुआ। ठीक है, जो गुप्त शैली में आप जब देखेंगे गुप्त काल के एरा में लिखा हुआ, और आपका मध्य एशिया में भी आपको देखने के लिए कुछ कुछ लिपि मिलता है। ठीक है, मध्य एशिया, सोचिए मध्य एशिया की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे गुप्त लिपि आगे चल के आपका क्या कहलाई, कुटिल लिपि के रूप में आगे बढ़ा। कुटिल लिपि, इसके बाद में सिद्ध मातृका लिपि, कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि के रूप में आगे बढ़ता है ये। ठीक है, अब ये देखिए कुटिल लिपि और सिद्ध मातृका जो लिपि है, ये दो लिपि में यहाँ से फिर दो चीजों में बढ़ जाती है ये दो लिपि में, एक शारदा लिपि या कश्मीरी लिपि। ठीक है, शारदा या कश्मीरी, तो अगर बोलेंगे शारदा लिपि या कश्मीरी, जो कश्मीरी भाषा के लिए कौन सा लिपि का यूज किया गया, शारदा लिपि का, तो यही आपका गुप्त लिपि हो गया, उत्तर शैली में हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये देखिए कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि किससे निकली है, तो आपका गुप्त लिपि से ये निकली। उसी तरीके से शारदा लिपि हो गया। उसी तरीके से फिर एक दूसरी तरफ जो लिपि निकली वो कौन से, प्राचीन नागरी लिपि। नागरी लिपि, ये जो नागरी लिपि है ये कहां से निकलती है, गुजरात से। ये कहां से, गुजरात से। गुजरात के जो नागर ब्राह्मण हुआ करते थे, वो जिस भाषा में बोलते थे, उस भाषा को जिस भी चिन्ह में जिस शब्द में उतारते थे उसको नागरी लिपि नाम दिया गया। और यही नागरी लिपि आगे चल के देवनागरी कहा गया। देखिए देवनागरी को अगर हम तोड़े तो देव और नागरी, यानी देवों के द्वारा लिखा गया जितना भी वेद है, तो वेद लिखा गया यानी कि देवों के द्वारा कृति की गई, इसीलिए इसका नाम देवनागरी लिपि पड़ा। ठीक है, तो यहां तक आप लोग को, यहां तक कोई कंफ्यूजन है आप लोग को? यहाँ पे देखिए क्या क्या हुआ आपका, ब्राह्मी लिपि सबसे पहले उत्तर शैली, दक्षिण शैली। उत्तर शैली में गुप्त लिपि बन गई। ठीक है, गुप्त लिपि बनी। अब ये चौथी पांचवी सदी में ये आगे बढ़ा। उसके बाद में कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि में आगे बढ़ा। इसके बाद में शारदा लिपि और प्राचीन नागरी लिपि में बढ़ा। अब इसी नागरी लिपि से आपका देवनागरी लिपि का विकास होता है। उसी तरीका से इधर में देखिए द्रविड़ शैली का, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सी, तो नंदी लिपि, नांदी लिपि। आगे चलिए देखिए, अब आइए ब्राह्मी लिपि। जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्राह्मी लिपि देख लिया आप लोग किस तरीके से उत्तर शैली दक्षिण शैली में पढ़ा। उसी तरीके से देखिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखिए ब्राह्मी लिपि जो है ना, भारत के अधिकांश लिपियों का जननी के रूप में जाना जाता है, यानी कि अधिकांश लिपियों का जननी के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग सम्राट अशोक के लेखों से हुआ है। ब्राह्मी लिपि का जो अशोक का शिला लेख हुआ करता था, गुहा लेख हुआ करता था, तो उसमें जब देखेंगे आप तो ये इसी लिपि का प्रयोग होता था ब्राह्मी लिपि में। और जब पश्चिमोत्तर भारत में जब जाएंगे तो अशोक का जो वो गंधार में देखेंगे, बोगा वहां पे जाएंगे तो आपको किसका मिलेगा, तो आपको खरोष्टी लिपि मिलेगा। और पूरा भारत, उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। ठीक है, उसी तरीके से देखिए 5वीं सदी में ईसा पूर्व 300-350 ईसा पूर्व तक इसका एक ही रूप मिलता था, लेकिन बाद में इसका दो विभाजन हो गया। एक हो गया बताया जाता उत्तरी धारा और दक्षिणी धारा। तो उत्तरी धारा में कौन कौन लिपि बना, गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, शारदा लिपि और देवनागरी लिपि। ये तो आपको पता होगा। ब्राह्मी लिपि का अगर पूछ देगा आपको कि शारदा लिपि ब्राह्मी लिपि का कौन सी धारा से निकली, कौन सी शैली से निकली, तो आपको बताना होगा कि ये आपका उत्तर शैली का है। तो उत्तर शैली में देखिए आपका हो गया गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, शारदा और देवनागरी। उसी तरीके से दक्षिण भारत में जब जाएंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, कलिंग हो गया। कलिंग कहाँ, तो उड़िया भाषा के लिए जो उड़ीसा में बोला जाता है, तो उड़िया के लिए हो गया। फिर ग्रंथ लिपि हो गया, मध्य देशी लिपि हो गया और पश्चिमी लिपि हो गया। तो इस तरीके से हो गया आपका ये सब दक्षिणी धारा। अगर यहाँ से बोलते कलिंग लिपि
किस धारा से निकली है ब्राह्मी लिपि की, कौन सी धारा से है तो दक्षिणी धारा से निकली। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जेम्स प्रिंसेप का आप लोग नाम सुने होंगे। जेम्स प्रिंसेप जो पुरातत्ववेता थे। तो ये क्या होता था, जेम्स प्रिंसेप 1799 से 1840 के बीच में जो भी इनका जो टाइम पीरियड रहा उसमें एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे ये। ठीक है, यहाँ पे एक हिस्ट्री का क्वेश्चन आपका बन गया, पूछ देगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो जेम्स प्रिंसेप थे। जेम्स प्रिंसेप थे। अब इन्होंने आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाना जाता है। तो ये पहली बार है जो ये खरोष्टी लिपि को और ब्राह्मी लिपि को पढ़ा इन्होंने। तो खरोष्टी लिपि पढ़ने का पीछे कारण क्या था ना कि खरोष्टी लिपि का विकास जब देखेंगे आप तो खरोष्टी लिपि का विकास देखिए, जो ये वाला एरिया है ना यहीं पे उसका खरोष्टी लिपि का विकास हुआ। इसमें क्या था कि यहाँ पे अरामाइक लिपि जो यूनान की जो लिपि थी ना उसका इसमें प्रभाव होता था। तो जेम्स प्रिंसेप क्या था, तो अंग्रेज थे। तो यूनान के जो क्षेत्र में जिस तरीका से वो खोज करना शुरू किए, अब एक कड़ी को जोड़ते जोड़ते अरामाइक लिपि को उन्होंने पढ़ना सीखा और अरामाइक लिपि से पढ़ना सीखा तो खरोष्टी जो लिपि था वो इधर से भारतीय यानी ब्राह्मी लिपि और उधर अरामाइक लिपि के मिला जुला के बनाया गया था। 2 भाषाओं 3 भाषाओं के मेल से बना था। तो उसी से फिर जेम्स प्रिंसेप इसको पढ़ना शुरू करते हैं। अब हम लोग आते हैं देवनागरी लिपि। ठीक है, देवनागरी लिपि के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें क्या है आपका, ये देखिए बाएं से दाएं, कहा यानी कि बाएं से दाएं, इस साइड से इस साइड, देखिए बाएं से दाएं और लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है। अत्यंत व्यवस्थित और वैज्ञानिक लिपि है। ठीक है, ये जॉर्ज चितले ने बोला था ये जो कोट है ये चितले जी ने बोला था ये। और साथ ही साथ इसमें ध्वनि एवं अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय होता है। दोनों में ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। और भारत का राजभाषा कौन सा है, चलिए आप लोग कमेंट में बताइए। कल ही के वीडियो में, पिछला वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि भारत की राजभाषा का दर्जा तो किस भाषा को दिया गया है। तो उत्कृष्ट समन्वय, ध्वनि और अक्षरों का उत्कृष्ट समन्वय इसमें देखने को मिलेगा। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई है। देखिए उत्तर भारत में यहाँ पे भारत लिखा गया, भारत है। ठीक है, उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी में आज तक के अनेक भाषाओं में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ। यानी संस्कृत बोलिए, उसमें संस्कृत जो लिखा जाता है वो भी देवनागरी लिपि में। मराठी भाषा, हिंदी भाषा, भोजपुरी, नेपाली, आपका देखिए कोंकणी भाषा किस क्षेत्र में बोला जाता है तो गोवा में बोला जाता है। ठीक है, कोंकण तट के किनारे। मैथिली मिथिलांचल में बोला जाता है। उसी तरीके से गढ़वाली कहाँ बोला जाता है बताइए, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र है वहां पे गढ़वाली बोला जाता है। तो इस तरीके से देवनागरी लिपि का जो प्रयोग होता है वो भिन्न भिन्न भाषाओं में देखने को मिलता है। उसी तरीके से कुटिल लिपि के बारे में देखें हम लोग। क्या चीज, कुटिल लिपि के बारे में देखें हम लोग। कुटिल लिपि तो ये गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप मानी जाती है। कुटिल लिपि गुप्त लिपि को बताया था ना, 4वीं-5वीं शताब्दी में जिस लिपि का विकास हुआ, ब्राह्मी लिपि का उत्तरी शैली से विकास हुआ था, उसको गुप्त लिपि बोला जाता है। गुप्त लिपि गुप्त काल की जो लिपि है, यानी कि अगर भाषा की बात करें तो गुप्त काल में संस्कृत अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंच चुका था। ठीक है, राजकाल की भाषा संस्कृत में हुआ करती थी। उसी तरीके से गुप्त लिपि सर्वाधिक ये परिवर्तित माने जाने वाली। कुटिल लिपि किसका, तो गुप्त लिपि का ही परिवर्तित नाम है। ठीक है, इस लिपि को न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मात्रिका लिपि भी कहा जाता है। तो अगर पूछ दे सिद्ध मात्रिका लिपि किस लिपि को बोला जाता था तो कुटिल लिपि को बोला जाता था। इसे कुटिल लिपि को बोला जाता था। उसी तरीके से देखिए हम लोग, इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण होते हैं जैसे कि, लेकिन कहीं कहीं आड़े तिरछे होते हैं, टेढ़े मेढ़े और कुटिल ढंग से होते हैं, इसीलिए इसको कुटिल लिपि बोला गया।
मान के चलिए कि त्रिकोण लिखे तो देख रहे टेढ़ा मेढ़ा किस तरीके से लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कुटिल लिपि बोलते हैं, कुटिल लिपि बोलते हैं। यह लिपि 6वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक प्रचलन में रही। कब से? 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में प्रचलित रही। क्योंकि देखिए फ्रेंड, जो देवनागरी लिपि आज जिस तरीके से हम लोग हिंदी लिख रहे हैं ना, वो पीछे से कुछ और ही भाषा में चल जाता था, जैसे कैथी लिपि हुआ। और ऐसे भी बोला जाता है कि जो भाषा जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका 1000 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, 1000 साल तक ये रहता है अपना मूल रूप में, 1000 साल। और जब 1000 साल तक ये आते आते कोई भी लिपि, कोई भी भाषा अपना रूप बदल लेता है या तो खत्म हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से देख लो गुरुमुखी लिपि के बारे में देखिए। तो गुरुमुखी लिपि कहाँ पे बोला जाता है? सिखों के द्वारा। आपको पता होगा ना, सिखों में, पंजाब में, तो पंजाब में जिस तरीके से भाषा बोलते हैं पंजाबी भाषा, पंजाबी भाषा को लिखने के लिए गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इसका खोज किन्होंने किया था? तो गुरु अंगद के द्वारा विकसित किया गया था। तो और पूछ दे आपसे कि सिखों के दूसरे गुरु, गुरुमुखी लिपि को विकसित करने में गुरुमुखी लिपि को विकसित करने में किसका श्रेय जाता है? तो हम लोग देखेंगे किसका? गुरु अंगद जी का जाता है, गुरु अंगद देव का। इसी ने भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब इसी भाषा में गुरुमुखी लिपि में ही संकलित हुआ है। अब देखते हैं हम लोग शारदा लिपि के बारे में देखते हैं। क्या पढ़ते हैं हम लोग? शारदा लिपि के बारे में अगर हम लोग पढ़े तो देखिए यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको 8वीं शताब्दी में कश्मीर में सिद्ध मातृका लिपि से विकसित। ठीक है, यानी कि शारदा लिपि किससे विकसित हुआ है? सिद्ध मातृका लिपि से। ठीक है, सिद्ध मातृका लिपि किसको बोला जाता था? गुप्त लिपि को भी हम लोग सिद्ध मातृका लिपि बोलते थे। तो कश्मीर में जो कश्मीरी भाषा है उसका विकास किससे हुआ था? शारदा लिपि से हुआ था। जो कहाँ बोला जाता है, ये कहाँ पे, इसका आने का भी कहाँ मिलेगा आपको? कश्मीर मिलेगा, पंजाब में मिलेगा, और ये आपका हिमाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में मिलता है ये। उसी तरीके से देखिए ग्रंथ लिपि। अब ग्रंथ लिपि के बारे में देखें हम लोग, ग्रंथ लिपि कहाँ देखने के लिए मिलेगा? तो देखिए दक्षिण भारत का जो तमिलनाडु के क्षेत्र में जो पल्लव संस्कृति, पांड्या चोल, तो जो पल्लव पांड्य चोल जो थे, ये दक्षिण भारत के शक्तिशाली राज्यों में से ये में से थे ये। तो ये देखिए आपको पल्लव, पांड्या और चोल शासकों के जो शासन काल में इसका विकास हुआ था। इस लिपि का, ग्रंथ लिपि का। तो ग्रंथ लिपि कहाँ की है? ग्रंथ लिपि कहाँ की है? तो दक्षिण भारत की लिपि है, दक्षिणी शाखा की लिपि है, पल्लव, पांड्य और चोलों के बीच में। महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर लिपि को अंकित किया गया है। आपको पता होगा कि महाबलीपुरम में रथ मंदिर है। ठीक है, सब पैगोड़ा भी बोला जाता है उसको। इसमें क्या है आपका? धर्मराज। इसमें कितने रथ हैं? टोटल 7 रथ हैं। और 7 रथ में किनका है? 5 पांडवों का है, 1 द्रौपदी का है, अब 1 गणेश जी का है। ठीक है, तो सबसे बड़ा रथ कौन सा है? यही धर्मराज रथ है। और सबसे छोटा कौन है? द्रौपदी रथ। तो राजसी द्वारा बनाए गए कैलाश मंदिर। ठीक है, कैलाश मंदिर कहाँ पे है? सोर टेम्पल, कैलाश मंदिर आपको पता होगा। ठीक है, तो कैलाश मंदिर कहाँ पे? उत्कीर्ण शिलालेख और ग्रंथ लिपि में ही लिखी है। तो जो आपका कैलाश मंदिर है, जब आपका कैलाश मंदिर है तो उसमें जितना भी शिलालेख या जितना कुछ भी उसमें लिखा गया है उसको किस लिपि के नाम से जाना जाता है? ग्रंथ लिपि के नाम से जाना जाता है। किस लिपि के नाम से? ग्रंथ लिपि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए तमिल और मलयालम लिपि के बारे में जानते हैं। तमिल और मलयालम लिपि के बारे में जानते हैं। तो इन दोनों लिपियों का विकास ना ग्रंथ लिपि से हुआ है। ठीक है, ग्रंथ लिपि से हुआ है। तमिल और मलयालम लिपि का विकास किससे हुआ है? ग्रंथ लिपि से हुआ है। उसी तरीके से तेलुगु और कन्नड़ लिपि के बारे में देखिए। तेलुगु और कन्नड़, तेलुगु कहाँ बोला जाता है? तेलुगु कहाँ बोला जाता है? आंध्र प्रदेश में। कन्नड़ कहाँ बोला जाता है? कन्नड़ बोला जाता है कर्नाटका में। ठीक है, एक बार चेन्नई से आ रहे थे और
दूसरा का सीट पे जाके बैठ गए। तो वहां पे एक औरत थी, तो बार बार उठने के लिए बोल रही थी, वो तेलुगु में बोल रही थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था। इसके बाद में जब कुछ बोली तो मेरा भाषा वो नहीं समझ पा रही थी, उसका भाषा मैं नहीं समझ पा रहा था। उसी के बीच में इतना गाली दी, इतना गाली दी, वो भी क्या दी, तेलुगु में। तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं। तब एक आदमी ऐसा जो समझने वाला था, वो बोला कि बहुत गाली दे रही है आपको, यहाँ से उठने के लिए बोल रही है, कि लास्ट में को वहां से उठना पड़ा। ठीक है, तो वही देखिए कितना भारत जैसा देश में कितना विविधता है। ठीक है ना, तो वही है। तो तेलुगु भाषा और कन्नड़ भाषा ये कहाँ पे है? तो तेलुगु बोला जाता है तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, कन्नड़ बोला जाता है कर्नाटका में, तमिल बोला जाता है तमिलनाडु में। तो इन दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है, ये दोनों लिपियों का उद्गम स्रोत एक ही है। और ये चालुक्यकालीन हेलेबीड शिलालेख कर्नाटक, हेलेबीड शिलालेख ये पूछता है, याद रखिएगा हेलेबीड शिलालेख कहाँ है? तो कर्नाटका में है। अब इसी हेलेबीड जो शिलालेख है ये लिखा जाता है किसमें? कन्नड़ लिपि में लिखा गया था, जिसका प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। बाद में यह लिपि स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गई, अब यह तेलुगु और कन्नड़ में विभाजित हो गई। ठीक है, यानी कि आपका तेलुगु और कन्नड़ जो लिपि था वो पहले एक साथ थे, लेकिन बाद में चलकर ये विभाजित हो गए। कन्नड़ कहाँ का बन गया? कर्नाटका का। और तेलुगु कहाँ का बन गया? आपका आंध्र प्रदेश का। मलयालम कहाँ का है? तो इस तरीके से देखिए आपका लिपि हुआ। यहाँ पे कुछ लिपि है, आपका प्रमुख भाषा एवं उनकी लिपियां हैं, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे हिंदी का कौन सा लिपि है? देवनागरी है। उर्दू का कौन सा है? नस्तालिक है, याद रखिएगा नस्तालिक लिपि है। ठीक है, नस्तालिक है। उर्दू, फारसी लिपि नहीं मार के आ जाना है। ठीक है, तो क्या अरबी और फारसी लिपि का मिश्रित रूप ही है ये जो नस्तालिक लिपि जो है, अरबी और फारसी का मिला हुआ रूप है। अब ये उर्दू, बताइए उर्दू भाषा का को विकसित किसने किया, आविष्कार किसने किया था? बताइए, कल का वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो उसमें पता चला होगा आपका कि अमीर खुसरो के द्वारा ये लिपि, सॉरी ये उर्दू भाषा जो था वो विकसित किया गया था। और जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली यानी बोलचाल, हिंदी की बोलचाल की जो भाषा होती है उसे खड़ी बोली बोलते हैं, उसी से उर्दू भाषा का विकास हुआ था। पंजाबी लिपि में देखिए आपका गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। पंजाबी लिपि किसमें लिखा गया है? गुरुमुखी लिपि में लिखा गया है। गुजराती लिपि देवनागरी लिपि का ही एक रूप है। गुजरात में नागरी लिपि ना, याद रखिएगा, नागरी लिपि बताया था, वही गुजराती ब्राह्मण जो थे, नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने ही नागरी लिपि का विकास किया था। उसी तरह संस्कृत किसमें लिखी जाएगी? देवनागरी में। मराठी किसमें लिखी जाएगी? देवनागरी में। और बंगला लिपि, बंगाली भाषा का विकास कब हुआ था? 10वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, 10वीं शताब्दी में। नागपुरी कब विकास? नागपुरी भाषा का विकास यही 9वीं और 10वीं शताब्दी में हुआ था। अंग्रेजी भाषा का रोमन लिपि में हुआ, अंग्रेजी भाषा का रोमन लिपि में हुआ, फ्रेंच भाषा का रोमन लिपि में हुआ। तो इस तरीका से क्या हुआ आपका कि कुछ भाषा है उसका लिपि है, वो आप लोग याद कीजिएगा। और नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जो पूछना होगा इसी पूछेगा, तो आप बार बार वीडियोस को देखिए तो ठीक हो जाएगा। और फ्रेंड चलिए, अब आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए, इस वीडियो को देखिए, अपना लाभ उठाइए, और इस बार JCC में सिलेक्शन पक्का करना है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी चाहिए, स्टडी मटेरियल जो भी चाहिए, आप लोग कॉन्टेक्ट करके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई कीजिए।